हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, दैट इज रिलेटेड टू द टॉर्क, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बेसिक थ्योरी अबाउट द टॉर्क एंड देन वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मोटर से। जैसा कि हमने बताया है कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है दैट बेसिकली लुक्स लाइक ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर इसका एक सिंपल सा सर्किट बनाया जाए तो स्टेटर का जो सर्किट है इट विल लुक लाइक दिस इफ द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, दिस इज स्टेटर साइड और वी कैन से स्टेटर वाइंडिंग। Here we have connected three phase supply and these are the resistance and reactances from the primary side and secondary side, and here we have EMF of stator side E1, right. On the rotor side the circuit will look like this. Again the circuit will be same. It is also connected in star here, right. So during the no load condition or we can say during the स्टैंड स्टिल कंडीशन, जब रोटर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी की कंडीशन में रोटर की जो वाइंडिंग्स हैं, सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग्स है वो शॉर्ट सर्किटेड होती हैं थ्रू द एंड रिंग्स, राइट। जो कि कंस्ट्रक्शन हमने देखा है रोटर का। तो व्हेन रोटर इज स्टेशनरी सेकेंडरी साइड इज बिहेव लाइक द शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द सेकेंडरी साइड। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर रिएक्ट करती हैं। तो at that condition during the stationary rotor it looks like this, right. Here we have the resistance R2, here we will have the resistance of E2 of the rotor side. Now we will see what is the effect on this secondary EMF E2 of the slip. क्या कोई इफेक्ट यहाँ पर स्लिप का पड़ता है इस रिएक्टेंस के ऊपर? दिस इज X2 not E2, and here we have the voltage of secondary side is E2. So we are going to see whether if there is any effect of the slip on these quantities, that is reactance of the rotor side and this EMF on the rotor side. Let's see, right. तो जो रोटर का EMF है, जैसा कि हमने अभी बताया कि जब रोटर स्टेशनरी है, स्टैंड स्टिल है, तो मोटर एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की तरह से रिएक्ट कर रहा है जिसकी सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड है, राइट। सो इन दैट केस द रोटर का जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द रोटर साइड पर फेज विल बी गिवन बाय रोटर ईएमएफ per phase, that is denoted by E2, will be given by the primary side EMF multiplied with the turns ratio, that is N2 upon N1, or we can represent it as K into E1, K into E1. ठीक है, तो this is how we can represent rotor EMF per phase, that is on the secondary side E2 can be easily obtained by using the turns ratio, that is N2 upon N1. So similarly, just like this, we can calculate it, where we know that what are these quantities. E1 is equals to है हमारा stator voltage per phase. We have N2 as rotor turns per phase and N1 is equals to stator turns per phase. ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज हमारे पास है। नाउ एज सुन एज रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, जैसे ही रोटर ने रन करना शुरू किया, तो ये था एट स्टैंड स्टिल। नाउ एट रनिंग कंडीशन,
रनिंग कंडीशन में हमारे पास एक स्लिप अपीयर हो जाता है, स्लिप एस होता है, ठीक है। और जो रिलेटिव स्पीड है स्टेटर और रोटर के बीच में वो कितनी हो जाती है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, दैट बिकम्स इक्वल्स टू ns माइनस ऑफ एन आर, राइट, ठीक है। तो जो रोटर का ईएमएफ है दैट will also be reduced directly in proportion to this relative speed. That means जो भी रोटर साइड का ईएमएफ है that will be simply in the proportion of this slip s, just like as कि रोटर ईएमएफ per phase at slip s will be denoted by let us say E2 dash, हमने इसको E2 dash से डिनोट किया, and this E2 dash will be equals to S into E2, ठीक है। S is the slip here, E2 is the rotor EMF per phase at the standstill condition. So during the running condition this E2 dash will become equals to S into E2, or we can say it is S into K E1, राइट, जहां पर K हमारा क्या है, K है हमारा टर्न्स रेशियो। सो इन दिस डायग्राम व्हाट वी गेट हियर इज कि जो ईएमएफ हमने लिखा है दैट इज इक्वल्स टू E2 डैश, ठीक है। अगर हम इसको रनिंग कंडीशन में देखेंगे तो द रनिंग कंडीशन विल बिकम, ये हमारे पास डायग्राम था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास R2 था, यहाँ पर हमारे पास X2 था, एंड दिस वाज E2, नाउ दिस विल बिकम E2 डैश एंड E2 डैश इज इक्वल्स टू S into E2, ठीक है। दिस E2 डैश इज इक्वल्स टू S into E2, और वी कैन से S into K into E1, जो हमने अभी अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, निकाला है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि जब हमारा रोटर स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब है कि व्हेन वी हैव S इज इक्वल्स टू 1, S इज इक्वल्स टू 1 में रोटर स्टेशनरी होगा, और जब स्टेशनरी रोटर है तो उस केस में जो हमारा रोटर ईएमएफ है E2 दैट हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, राइट। और जैसे ही कोई स्लिप अपीयर होती है, यानी कि मोटर जब रन करना स्टार्ट कर देता है, तो उस केस में रोटर की और स्टेटर की जो रिलेटिव स्पीड है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एट द स्टार्टिंग जब रोटर स्टेशनरी है देन द रिलेटिव स्पीड इज डायरेक्टली इक्वल्स टू द सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज व्हाई जो स्टेटर का फ्रीक्वेंसी है वही रोटर का फ्रीक्वेंसी होगा। in that case of running condition when there is some relative speed or relative speed is decreasing, means ns minus nr value is decreasing, in that case the rotor emf frequency will start decreasing, that will depend upon the slip s जो जस्ट हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। एंड इन द सिमिलर वे वी हैव ऑलरेडी सीन की जो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर s। in that case we have found that कि rotor current frequency f dash is equals to s into f, ठीक है। ये रिलेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। इस केस में भी हमारा जो फ्रीक्वेंसी है दैट डिपेंड्स ऑन sf। सिमिलरली हमारा जो E2 dash है वी हैव गॉट s into E2, also the value of reactance of the secondary side, since reactance is, this is inductive reactance, or inductive reactance depends upon the frequency, that is why if the frequency has become equals to sf, so x2 dash is nothing but equals to now 2 pi f dash l or 2 pi sfl, it can be written as s into x2। अर्लियर अगर हम कहें कि हमारा जो रिएक्टेंस था वो x2 था, तो in that case when we have some value of s that is less than 1 or greater than 0, so in that condition we will have this x2 as x2 dash, so this will become x2 dash, that is equals to s into x2, there will be no change on this resistance, right। so these are the corresponding values of rotor in the running condition। running condition में ये सारी values हमें obtain होती है, where we see कि all these three quantities are depending on the value of slip। slip जैसे change होगा उसी के हिसाब से ये सारी values हमारी change होती चली जाएंगी। now
Let us see some more relations. Like if we want to find out the current of the secondary side or from the rotor side at standstill condition. So सबसे पहले standstill condition की बात करेंगे हम. Standstill condition में rotor current हम calculate करना चाहते हैं. Rotor current per phase. That will be denoted by I2. So in general, the I2 is nothing but equals to voltage of the secondary side divided by the impedance of the secondary side. Voltage we have E2 divided by impedance we have R2 square plus X2 square. This is the value of the current and this is the value of the impedance at standstill condition when we have S is equals to 1, right? Similarly, rotor power factor cos phi 2. Cos phi 2 will be equals to R2 by Z2, right? Where R2 is remain same, X2 है हमारे पास R2 square plus X2 square, ठीक है? According to these formulas, अगर हम एक equivalent circuit बनाए rotor side का, तो how it will look like? The equivalent circuit at standstill condition of the rotor side look like this. In that case, we have a resistance, we have a reactance. Resistance is R2, reactance is X2, and a current flowing here from this I2, and we have a voltage E2. This is the equivalent circuit of rotor per phase. ये per phase का equivalent circuit है. Also at standstill condition, here we have S is equals to 1, right? इस condition के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं. Now at running condition, at running condition में हमारे जो values हैं वो values कुछ change हुए हैं, जैसा कि हमने अभी just ऊपर देखा था. We have got some new values of frequency, EMF and X2. So using these all values, we will find out the rotor current now. Rotor current at running condition, that will be denoted by, let us say, I2 dash. So I2 dash will be equals to E2 dash upon Z2, right? So what is this E2 dash? E2 dash is nothing but equals to S into E2 divided by Z2. Let us say this is also Z2 dash. So in that case, it is become R2 square plus SX2 ka whole square, because in the running condition, reactance will become equals to S into X2. Similarly, rotor power factor cos phi 2 dash is equals to R2 upon Z2 dash or R2 upon square root of R2 square plus SX2 का whole square, right? ये सारी values हमें यहाँ पर मिली है as per this, ठीक है? So current के relation को अगर थोड़ा सा modify करें, the relation of current is equals to S into E2 upon square root of R2 square plus S square X2 square. From here हम S square को अंदर से कॉमन लेके बाहर ले आते हैं, हमें मिलेगा S into E2 upon S square root of R2 by S का whole square plus X2 square. S से S cancel हो गया, we got E2 upon square root of R2 by S का होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक है? ये हमें मिलता है. अब अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम इक्विवेलेंट सर्किट क्रिएट करें, तो हाउ इट विल लुक लाइक? रोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, दैट विल लुक लाइक दिस. हियर वी हैव X2 and here we have a resistance which is depending upon the value of the slip. So the value of this resistance is R2 upon S. This is the reactance X2, and here the voltage we have E2 dash. This is X2 dash, this is E2 dash, and this is R2 upon S, right? Or here we have got these dash values have been removed since, so yes, this is like this. तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है रोटर का रनिंग कंडीशन में. इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ rotor. So in this equivalent circuit, ये जो R2 by S है, this is a function of slip, ठीक है? अगर इस R2 by S को हम स्प्लिट करें दो कंपोनेंट्स में, and these two components are R2 plus R2 by S into 1 minus S. तो I don't think so कि it will make any difference. अगर हम इन दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं तो it look like this. So from this
two components, what we see here, इसमें एक component है हमारे पास R2, that is nothing but the resistance of the rotor side, and second component है R2 into 1 minus S upon S. This is a fictitious resistance basically. ठीक है, ये एक fictitious resistance होगा जो represent करेगा electrical load को. तो including these two components, how the rotor circuit has become now? The rotor circuit now has become, we have X2 reactance, we have R2 resistance, and we have an equivalent resistance. The value of this resistance is equals to R2 into 1 minus S upon S. Here we have the voltage E2, right? So this is the final equivalent circuit of the rotor side. ठीक है, इस fictitious resistance के कारण, ये जो resistance है, this is fictitious resistance जो इलेक्ट्रिकल लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बिकॉज ऑफ दिस fictitious resistance, the power consumed by this fictitious resistance will be equals to power consumed by fictitious resistance is equals to I2 square R2 into 1 minus S upon S. Right? So this power which is consumed in this fictitious resistance will be converted into the mechanical power. ठीक है, यही वो पावर है जो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है. दिस मच, राइट. चलिए आगे चलते हैं. नाउ वी प्रोसीड टू द रोटर टॉर्क. रोटर टॉर्क के बारे में बात करते हैं. सो द रोटर टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर जो डेवलप होता है स्टेटर और रोटर फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से, वो किन किन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है. सबसे पहले हम ये देखते हैं. तो जो इंडक्शन मोटर का टॉर्क है, दैट डिपेंड्स ऑन बेसिकली द फर्स्ट क्वांटिटी इज रोटर करंट, जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करेगा I2. सेकेंड इज द क्वांटिटी जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है, दैट इज स्टेटर फ्लक्स पर पोल. स्टेटर के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेटिंग फ्लक्स, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. एंड नंबर 3 इज द पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट. पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट, that is denoted by cos phi 2 and it is denoted by phi. Flux is phi, right? So these are the three quantities on which the rotor torque depends. That means हम कह सकते हैं the torque of induction motor is proportional to flux phi, stator flux, rotor current I2 and rotor power factor cos phi 2. Now जो rotor EMF है, सेकेंडरी साइड का जो ईएमएफ है, रोटर साइड का ईएमएफ, दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दिस फ्लक्स फाई, राइट. तो सिंस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, दैट मींस हम यहां पर लिख सकते हैं द टॉर्क डेवलप्ड T is proportional to E2 I2 cos phi 2, or T is equals to K into E2 I2 cos phi 2, where K is a constant. ठीक है. Now we want to find out the torque under the running conditions. जब मशीन रन कर रही हो उस कंडीशन में टॉर्क कितना होगा, दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट. तो रनिंग कंडीशन में क्या क्या क्वांटिटीज हमारे सामने आती हैं. रनिंग कंडीशन में हमारे सामने आता है सबसे पहले करंट I2. करंट I2 की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड आउट की है ऊपर. दिस I2 करंट इज इक्वल्स टू SE2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ठीक है, दिस इज द करंट I2 इन केस ऑफ रनिंग कंडीशन. तो टॉर्क इन रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन के लिए हमारे पास है I2 इज इक्वल्स टू SE2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर. ऑल्सो वी हैव cos phi 2 as R2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
R2 plus SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, so let us put these values in this relation. Now T is equals to K E2 into I2 की जगह हम पुट करेंगे SE2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R2 प्लस SX2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद R2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी गॉट K S E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें रनिंग कंडीशन में टॉर्क का रिलेशन मिला है, दैट इज इक्वल्स टू KS E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक चीज क्लियरली विजिबल है, वो ये है कि द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, कौन सा वोल्टेज? प्राइमरी वोल्टेज, बिकॉज S इंटू E2 इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज ऑफ द रोटर साइड, राइट। तो जो रोटर पर वोल्टेज अवेलेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइमरी फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स, उसके टॉर्क यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है हमें। एंड एज वी नो कि जो रोटर का वोल्टेज है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई वोल्टेज, राइट। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन ऑफ द इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज, स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, now we will find out the starting torque। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क में हमें कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग टॉर्क की जो कंडीशन है जिसमें रोटर स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी कंडीशन में S का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पर S का वैल्यू 1 पुट करेंगे। S का वैल्यू 1 पुट करने के बाद ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हो जाएगा TST, स्टार्टिंग टॉर्क विल बिकम इक्वल्स टू T इंटू E2 स्क्वायर, दिस इज K into E2 square R2 square upon R2 square plus X2 square। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल रही है स्टार्टिंग टॉर्क पर। नाउ द सप्लाई वोल्टेज इज यूजुअली कांस्टेंट, जो भी सप्लाई वोल्टेज हम लगाते हैं, राइट, वो होती है कांस्टेंट। सप्लाई वोल्टेज इज ए कांस्टेंट थिंग, राइट। सो अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तो जो फ्लक्स होगा वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितना वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली रोटेटिंग फ्लक्स सेटअप होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्स द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी साइड विल आल्सो बी कांस्टेंट, सो अल्टीमेटली E2 will also be constant. So all these quantities will be constant. If all these quantities are constant, so putting these values as constant, we get the torque as K1 R2 upon R2 square plus X2 square, where K1 is a new constant। ठीक है, K1 अगर एक नया constant है तो इस constant की वैल्यू कितनी हो जाएगी? It will become equals to K into E2 square, right? Or this will also be written as K1 R2 upon Z2 square. This is the value of starting torque। starting के टाइम पर ये टॉर्क हमारे पास होगा। After this we will find out the condition of maximum torque, condition for maximum running torque। रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा उसका एक कंडीशन हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो सिंस वी नो द रनिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू है हमारे पास K इंटू R2 इंटू S E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर, राइट, ये हमारे पास है। तो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा ये कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो टॉर्क for supply fixed supply voltage will be maximum when we get the variable term of this torque will be maximum। So since we have a constant
सप्लाई वोल्टेज, तो यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट होगा उस कंडीशन में वी विल हैव अ वेरिएबल टर्म एज T इज इक्वल्स टू S into R2 upon R2 square plus S square X2 square. These all are the variable terms, leaving all the constant terms, right? कांस्टेंट टर्म को छोड़ने के बाद ये हमें मिलता है, इसको थोड़ा सा हम रिशफल कर देते हैं, हमें मिलता है R2 अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन S प्लस S X2 स्क्वायर. हम ऊपर से S को नीचे ले आए और फर्दर इसको रिशफल करेंगे तो वी गेट R2 अपॉन अंडर रूट S माइनस X2 into अंडर रूट S का होल स्क्वायर प्लस twice of R2 X2, right? So to get the maximum torque, condition of the maximum torque is that these all terms should be maximum. और ये maximum कब होगा? It will become maximum when this term will be equals to 0. That is R2 upon root S minus X2 under root S will be equals to 0, or R2 upon under root S is equals to X2 under root S, or R2 upon X2 is equals to S, right? That means कि अगर स्लिप का वैल्यू R2 upon X2 के बराबर हो जाए, then only we will get the maximum torque under the running condition. ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर हम अपने रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो we get torque maximum as K into R2 square E2 square upon X2 upon R2 square plus R2 square. That will give you K into E2 square upon twice of X2. So what we see from this relation, we see कि जो maximum torque है that is independent from the rotor circuit resistance. जो circuit resistance है rotor का R2 उससे independent है ये value, right? There is no resistance appearing in this relation. Another thing we observe here is that ki slip at which the running maximum torque occurs is S is equals to R2 upon X2. This is the value of slip. ये वो कंडीशन है जिस स्लिप पे रनिंग कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम होता है, राइट? तो इन दिस केस व्हाट वी कैन डू टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्लिप इक्वल टू दिस वैल्यू, व्हाट वी कैन डू इज कि हमें R2 और X2 की वैल्यू को इक्वल बनाना है. वाई इक्वल बनाना है? क्योंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में एट स्टैंड स्टिल S इज इक्वल्स टू 1 होता है एंड R2 इज इक्वल्स टू X2 होता है. तो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग टाइम if we want to obtain the maximum torque, we have to have the value of R2 is equals to X2. Where this R2 will come? This R2 will come from the external resistance connected at the rotor side, right? That means to change the value of rotor circuit resistance, जो कि सिर्फ और सिर्फ वाउंड रोटर में ही पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायरल केज में तो देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल अवेलेबल टू चेंज द रोटर रेजिस्टेंस. सो वाउंड इंडक्शन मोटर के केस में ही हम सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को, रोटर रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से वी कैन ऑब्टेन दिस कंडीशन, एंड बाय ऑब्टेनिंग दिस कंडीशन अल्टीमेटली वी विल बी ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम टॉर्क, राइट? हम मैक्सिमम टॉर्क को अचीव कर सकते हैं. Third observation from this relation is that this maximum torque is inversely proportional to this reactance. That means we have to keep this reactance as minimum as possible. How it can be achieved? This can be simply achieved by putting all the rotor conductors close to the surface. अगर surface के close हम rotor conductors को place करेंगे, जिससे air gap reduce होगा, rotor और stator के बीच में जितना कम से कम एयर गैप हमारा होगा उतना ही कम रिएक्टेंस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस लो वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस हियर. ठीक है, एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट कि द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, बिकॉज दिस E2 डिपेंड्स अपॉन द stator flux and stator flux depend upon the supply frequency, supply voltage. That means this maximum torque is directly proportional to the square of the supply voltage.
नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टॉर्क के बाद आता है, दैट इज टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप ऑफ टॉर्क एंड स्लिप, और इन दोनों के बीच में कर्व प्लॉट किया जाता है जिसको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो टू स्टार्ट विद दिस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स वी मस्ट हैव द रिलेशन ऑफ टॉर्क, दैट इज टी इज इक्वल्स टू है हमारे पास k इंटू एस आर टू ई टू स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन है। तो इस रिलेशन में अगर हम s की वैल्यू को 0 पुट करें, s की वैल्यू 0 कब होगी, जब स्पीड सिंक्रोनस होगी, यानी कि व्हेन nr will become equals to ns, then only we will obtain this s is equals to 0। तो in that case t will become equals to 0 because ऊपर भी s है, तो because of this the torque will be 0, right? That means when we have rotor speed is equals to synchronous speed, there will be 0 torque, right? तो एक कर्व बना लेते हैं यहाँ पर, जिस कर्व में हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हाउ मच is the torque we are obtaining at different conditions. So at this horizontal axis we have slip as percentage slip, this is percentage slip. Here on the vertical axis we have torque, right? So when we have 0 slip, that is at this point here, so we have torque is 0, ठीक है। इसके बाद सेकेंड कंडीशन लेते हैं, दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन लेते हैं व्हेन योर रोटर इज रनिंग एट नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड, नियरली, not at the synchronous speed but near to the synchronous speed. In that condition we have value of slip is very low, right? स्लिप का वैल्यू बहुत लो होगा, and because of this value of slip is low, value of sx2 will also be low, right? जो s से हमने मल्टीप्लाई किया that will also be low as compared to this r2। so हम क्या करेंगे, इस टर्म को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, because this term is very small as compared to the resistance r2, ठीक है। so in this condition what will be the torque, इस कंडीशन में टॉर्क हमारा हो जाता है k s r2 e2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, राइट? r2 से r2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट k इंटू s इंटू e2 स्क्वायर अपॉन r2। नाउ लेट अस से दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो कांस्टेंट, ये जो रोटर का रेजिस्टेंस है दिस इज आल्सो कांस्टेंट, राइट? तो अगर ये कांस्टेंट है तो टॉर्क हमारा डायरेक्टली स्लिप के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिकॉज वोल्टेज इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट टर्म, के भी एक कांस्टेंट है, R2 को हमने एज्यूम कर लिया कि इफ R2 इज आल्सो कांस्टेंट, if R2 is also constant, then torque will be proportional to the slip, or we can say approximately proportional to the slip, ठीक है। तो in those कंडीशन जब स्लिप का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, उस कंडीशन में टॉर्क डायरेक्टली स्लिप के प्रोपोर्शनल रहेगा, और टॉर्क अगर डायरेक्टली स्लिप के प्रोपोर्शनल है दैट मींस कि वी विल हैव ए स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन में हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो ड्यूरिंग दिस रीजन जो कर्व है हमारा वो एज ए स्ट्रेट लाइन इंक्रीज होगा लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से इंक्रीज होता है। फर्दर थर्ड कंडीशन हम लेते हैं, इन दैट थर्ड कंडीशन नाउ द स्लिप इज इंक्रीजिंग, स्लिप इज इंक्रीजिंग। स्लिप कब इंक्रीज करेगा, जब रोटर की जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, और रोटर की स्पीड कब डिक्रीज होगी, जब लोड इंक्रीज होगा मोटर के ऊपर, ठीक है। when the load is increases the speed of the rotor decreases, and when the speed of the rotor decreases the value of slip increases, ठीक है। and when the value of slip becomes equals to r2 upon x2 we get maximum torque,
हम ये देख चुके हैं कि इस कंडीशन पे हमें मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेन होता है। तो जैसे जैसे टॉर्क बढ़ रहा है लोड के हमारे बढ़ाने से, तो at this particular moment when we get S is equals to R2 upon X2, we will get the maximum torque. So that means at this particular point we will obtain the maximum torque of the motor. Let us say this is the condition of the maximum torque. This is T maximum and this is the value of slip where we get the maximum torque. ठीक है, at this condition slip was 0, at this condition S is equals to we have R2 upon X2 and at this point we obtained the maximum torque. इसको हम maximum torque भी कहते हैं और साथ ही साथ ब्रेक डाउन और पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं। ब्रेक डाउन और पुल आउट टॉर्क मींस मोटर कैन नॉट हैंडल द टॉर्क मोर देन दिस, उसके बाद मोटर फेलियर हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम फर्दर मोटर को लोड देते हैं तो फर्दर मोटर को लोड देने से मोटर अपना टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क से ज्यादा टॉर्क को डेवलप करने की कोशिश करेगा एंड विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो इन दैट केस आपका जो मोटर का टॉर्क है जो मैक्सिमम पर ऑलरेडी पहुंच चुका है वो वहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड विल ट्राई टू कम टुवर्ड्स द जीरो। ठीक है, यहां से वो जीरो की तरफ को इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, सो ड्यूरिंग द वैल्यू ऑफ हायर स्लिप, अगर हम कह रहे हैं कि स्लिप का वैल्यू और ज्यादा हाई हो गया है, नेक्स्ट कंडीशन अगर हम ले कि अगर एस का वैल्यू हाई हो गया है तो एस के वैल्यू हाई होने से इस रिलेशन में जो एस इंटू एक्स2 वाला टर्म है दैट विल बिकम मोर, एस इंटू एक्स2 टर्म है जो वो will be very very large as compared to R2. Now in that case if we neglect the term R2 here, what will be the relation we get? We get the relation as torque will become proportional to S upon S square X2 square, or we can say the torque is inversely proportional to the slip. ठीक है, हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब हम स्लिप को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ब्रेक डाउन की कंडीशन के बाद अगर हम स्लिप को इंक्रीज कर रहे हैं या लोड को हम इंक्रीज कर रहे हैं जिसकी वजह से स्लिप बढ़ रहा है, उस कंडीशन में इन द रिलेशन ऑफ टॉर्क दिस s into x2 term will increase and will become large as compared to this R2. So if we neglect the term this R2, the torque become proportional to S upon S square X2 square, or we can say the torque become inversely proportional to the slip if reactance is constant. That means during this region when slip is high, your torque speed curve will become a hyperbola curve. ठीक है, ये जो कर्व हमने बनाया दिस इज द हाइपरबोला कर्व, ये एकदम स्टीप फॉल नहीं होता है, ये एक हाइपरबोला कर्व बनाता है, एकदम से वो जीरो वैल्यू पर नहीं आता, ये कुछ इस तरह से यहाँ से वैल्यू को अपनी क्रिएट करता है, जिसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि जो टॉर्क है, टॉर्क का जो रिलेशन है विद स्लिप वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहाँ पर डेवलप होता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज द रोल ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस इन दिस टॉर्क स्लिप कर्व। इसमें हमने जो एक कर्व बनाया है दैट वी हैव टेकन सम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रोटर। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, लेट अस से this is the value with R2. Now if we take the value of R2 with less than this R2, the curve will shift towards this side and a new curve will be obtained here that will look like this. जो नया कर्व है हमारा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा अगर हम R2 की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, and if we increase the value of R2 with the previous one, the curve will be like this. इस तरह का कर्व बनेगा। तो this is with high value of R2, this is with low value of R2 and this is with R2. So what we see here, हमने जो ऊपर रिलेशन देखा था उसमें ये देखा था कि जो मैक्सिमम टॉर्क है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रोटर रेजिस्टेंस R2, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो वैल्यू ऑफ R2 है उस वैल्यू ऑफ R2 को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेन होना है वो वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर जो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के साथ है वो इस पर्टिकुलर स्लिप पे मैक्सिमम हो जाता है, जो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्लिप पर मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड
टॉर्क स्लिप कर्व, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया विद वेरियस वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस R2, ठीक है। एंड हियर ऑन दिस अपोजिट साइड ऑफ दिस कर्व, यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, एक एक्सिस ड्रॉ करें इस तरह से, ये जो एक्सिस है दिस इज द एक्सिस ऑफ द टॉर्क। किस कंडीशन में? स्टार्टिंग कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परसेंटेज ऑफ स्लिप है वो मैक्सिमम है, यानी कि हियर S इज इक्वल्स टू 0, sorry, S is equals to 1. At this condition we have S is equals to 1, here S is equals to 0, and this curve is varies in between 0 to 1. So this is the condition when we are getting the starting torque. So from here you can also see कि अगर हम लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लेते हैं तो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में we get lowest value of the starting torque. For this R2 we get this much of the starting torque. For the highest value of the resistance we get the highest value of the starting torque, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम टॉर्क स्पीड कर्व प्लॉट करें तो टॉर्क स्पीड कर्व किस तरह का हमें दिखाई देता है। तो फॉर टॉर्क स्पीड कर्व वी विल हैव ऑन द वर्टिकल एक्सिस टॉर्क एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्पीड। हियर इट इज स्पीड and here it is torque, right? Speed is varies in percentage. Let us say this is 0 and this is 100%. Here somewhere we will get 50%, 75%, 25%, right? And this is the percentage of torque. This is percentage of torque. Let us say here we have some values 50, 100, 150, 200, 250 and something like this. So, जैसा आपने ऊपर वाले कर्व को देखा था बिल्कुल वही रिलेशन यहाँ पर भी एस्टैब्लिश होंगे। अगर हम फर्स्ट कर्व की बात करें, दिस इज द फर्स्ट कर्व, दिस इज सेकंड कर्व, दिस इज थर्ड कर्व। अगर फर्स्ट कर्व की बात करें तो फर्स्ट कर्व में हमने लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को यूज किया है एंड विद दिस लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वी गेट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। ये लोएस्ट वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क है एंड विद दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जिस पर्टिकुलर स्लिप पे ब्रेक डाउन टॉर्क हमें मिलता है उस स्लिप की वैल्यू नियर टू 0 है। नियर टू 0 का मतलब ये है कि जो स्पीड है वो नियर टू सिंक्रोनस स्पीड है। दैट मींस अगर हम इस पर्टिकुलर कर्व को ड्रॉ करें तो दिस पर्टिकुलर कर्व विल लुक लाइक दिस। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। और लेट अस से दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क हियर, सो वी गेट द कर्व लाइक दिस, राइट। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पर पुल आउट टॉर्क मिल रहा है जो कि नियर टू सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। यहाँ पर हमें पुल आउट टॉर्क मिल रहा है और ये है हमारा स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग कंडीशन पे। सो दिस इज फॉर लो वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। अगर हम रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो उस वैल्यू के इंक्रीज होने से क्या चेंज होता है? सबसे पहले तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा और दूसरी चीज उसका जो पुल आउट टॉर्क का जो पोजीशन है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हियर। सो फॉर द सेकंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो वी विल गेट अनदर कर्व लाइक दिस, जो कि हमें इस तरह का अचीव होता है, ऑब्टेन होता है। एंड फर्दर इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R2, इतना ज्यादा हम उसको इंक्रीज कर दें कि वी गेट द मैक्सिमम टॉर्क एट द स्टार्टिंग। सो स्टार्टिंग पर ही अगर हम मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेन कर देते हैं, यानी कि एक वो कंडीशन जहां पर R2 is equals to X2 हो जाता है, तो उस कंडीशन में we get the maximum starting torque, तो you will get the curve like this, ठीक है। तो ये जो तीन कर्व्स हैं, ये कर्व्स हमने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस बनाए हैं। दिस इज फॉर लो वैल्यू ऑफ R2, दिस इज फॉर मीडियम वैल्यू ऑफ R2 and this is for large value of R2, right? These are the points of pull out torque. This is the starting torque for the first one, this is for the second one, this is for the third one, and this curve is called torque speed curve. ये कहलाता है टॉर्क स्पीड कर्व, जिसमें हम वेरियस वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस के साथ टॉर्क स्पीड का रिलेशन को शो कर रहे हैं। ऑल्सो इफ यू वांट टू सी द इफेक्ट of change in supply voltage on
टॉर्क स्लिप कर्व, अगर हम सप्लाई वोल्टेज के साथ टॉर्क स्लिप कर्व में रिलेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे पास है टॉर्क का रिलेशन T इज इक्वल्स टू K S R2 E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम हाई लोड की बात करें यानी कि पीक लोड की बात करें, जब मोटर पीक लोड पर चल रहा है तो उस कंडीशन में S की वैल्यू स्मॉल होती है। ठीक है, एट हाई लोड टॉर्क we get S is small. If S is small, then S into X2 will also be small as compared to R2, so we will neglect this term. If we neglect this term, what we get? We get this relation Ks R2 E2 square upon R2 square. ठीक है, in this case what we do, since we have this E2 proportional to V, since E2 is proportional to V, जो रोटर ईएमएफ है, रोटर वोल्टेज है, वो सप्लाई वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल है, तो जो नया रिलेशन हमें मिलेगा दैट विल बी T विल बी इक्वल्स टू K डैश S R2 V स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, K डैश इज अवर न्यू कांस्टेंट, राइट, एंड फर्दर R2 से अगर कैंसिल करें R2 को तो वी गेट दिस रिलेशन। ठीक है, और if R2 is also constant, if we treat R2 as a constant, हम R2 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू S V2 स्क्वायर। तो इस रिलेशन से क्लियरली ये चीज हमें दिखाई दे रही है कि अगर S को भी हम कांस्टेंट रख रहे हैं, दैट मींस अगर हम लोड को चेंज नहीं कर रहे हैं, स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सप्लाई वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, तो व्हाट आर द इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है टॉर्क स्पीड कर्व के ऊपर। तो ड्रॉ करेंगे हम इस रिलेशन को शो करने के लिए। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी हैव परसेंटेज ऑफ स्लिप, ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी हैव परसेंटेज ऑफ लोड टॉर्क T। ठीक है, इसमें अगर हम रेटेड वोल्टेज के साथ चलाते हैं मशीन को, तो रेटेड वोल्टेज के साथ यहाँ पर हमारे पास है स्टार्टिंग टॉर्क T स्टार्ट। तो रेटेड वोल्टेज के साथ अगर हम चलाते हैं तो लेटेस्ट से हमारा जो कर्व ऑब्टेन होता है वो कुछ इस तरह का आता है, राइट, जिसमें हमें स्टार्टिंग टॉर्क कितना मिल रहा है, राइट, दिस इज रेटेड वोल्टेज विद द रेटेड वोल्टेज। नाउ अगर हम V2 को चेंज करेंगे, V2 को चेंज करने से क्या चीजें चेंज होंगी। सबसे पहले तो जो मैक्सिमम टॉर्क का प्लेस है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, राइट। हाउ द कर्व विल लुक लाइक, let us say we have reduced the voltage, then with the reduced voltage your new curve will look like this. We will have a curve this. Further if we reduce the voltage we will have a new curve like this. This is the curve. So this is the rated voltage V1, this is for 0.707 of V1, this is for 0.5 voltage 0.5 of V1 यानी कि 50% of V1. तो with these values the curve will keep on changing, और इन कर्व की वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है वो चेंज होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। सो चूंकि रनिंग कंडीशन में हमने मोटर को एक लोड टॉर्क अप्लाई किया हुआ है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट लोड टॉर्क पर हमारी मशीन रनिंग कंडीशन में है, और इस कंडीशन में हम अगर सप्लाई वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं तो जो मोटर का पुल आउट टॉर्क है वो डिक्रीज होता जा रहा है और स्टार्टिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जा रही है। तो इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, मोटर विल डेवलप ए रिड्यूस्ड टॉर्क, ठीक है, और जिस वजह से मोटर की स्पीड कम होगी और स्लिप इंक्रीज होगी, एंड मोटर विल हैव टू डेवलप द टॉर्क which is required to fulfill the load torque at least, क्योंकि जो मोटर का टॉर्क है वो अगर लोड टॉर्क से कम हो गया तो मोटर फेल होके स्टॉप हो जाएगी, राइट, बिकॉज मोटर हैव टू at least produce that much of torque which is sufficient to bear the load torque. So it has to keep in mind that कि जो वोल्टेज में रिडक्शन है वो रिडक्शन सिर्फ उतना ही हो जितने में मोटर एक सफिशिएंट टॉर्क को प्रोड्यूस कर सके जो लोड टॉर्क के साथ लगा हुआ है। अदरवाइज इफ वी रिड्यूस द वोल्टेज, इतना रिड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से मोटर का टॉर्क कम हो जाएगा लोड टॉर्क से और मशीन रुक जाएगी, राइट।
So this is the relation of torque speed characteristics with the supply voltage. Okay. So that is all about this video. In this video, we have seen all the details related to the three-phase torque, जिसमें हमने various relations को find out किया during the starting condition, during the running condition, during the standstill conditions. We have seen various relations. Also, we have seen the equivalent circuit of the rotor in this particular thing, and then finally developed the speed torque characteristics with various values of the rotor resistance. And lastly, we have seen the variation of torque speed curve with the variation of the supply voltage, right? So this is very important topic. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ऑपरेशन है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, राइट? तो stay on this channel for further updates and further topic videos, right? Thank you.